अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में सिफारतकारी काम आ गई और पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत की सुबकी हुई। जिस किस्म के वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते थे वो ना कर सके। दूसरी जानिब भारत ने जो इंतहा पसंदी हैं उनकी वो बदस्तूर जारी है, उनके मीडिया पर जंगी जुनून भी जारी है और उसी किस्म की वो आप देखेंगे कि जगह जगह पर इसका वो इजहार भी करते हैं। हमने देखा कि लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जो इंतहा पसंद है न सिर्फ वो जमा हुए एहतजाज के लिए बल्कि उन्होंने हमला भी किया। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार फिर ये वाज़े कर दिया है कि अगर किसी किस्म का कोई भी मिस एडवेंचर या कोई एक्शन भारत ने लेने की कोशिश की तो इस मर्तबा मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का भी यही कहना था कि भारत किसी खाम ख्याली में ना रहे क्योंकि मिस एडवेंचर की ज़रूरत में उसको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो सिफारतकारी है वो भी बदस्तूर जारी है और दुनिया के मुख्तलिफ जो सिफारतकार हैं वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा यानी उनके जो हम मनसब हैं उनसे भी राब्ते में हैं। भारत की जो वज़ारत ख़ारजा है वहाँ पर भी बातचीत की जा रही है। लेकिन ये जो भारत का एक जंगी जुनून है इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। खुसूसन जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आया है, जो पाक भारत ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं, लेकिन क्या किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर हो सकता है जो तसादुम की तरफ जाए? इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, वैसे तो जो भारत ने यकतरफा पहले तो इल्ज़ाम तराशी की, उसके बाद एक यकतरफा उन्होंने इकदाम उठाए जिसका भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस सब के बावजूद आप समझते हैं कि क्या कहीं भारत ये सोचे बैठा है कि वो किसी किस्म का कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगा, कोई मिस एडवेंचर की कोशिश करेगा? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, भारत की ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि वो किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर करके जो है वो पाकिस्तान को जो है वो उसको सुखी हो पाकिस्तान को, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो हमारी जो अफ़वाज हैं वो अपने अपने जो अपने अपने जो मामलात हैं उनको उन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि इंशाल्लाह उनको कोई चांस नहीं मिल रहा कि वो किसी भी किस्म की कोई दरअंदाज़ी करें या कोई स्ट्राइक करें या कोई नेवल वाली साइड से कुछ करने की कोशिश करें। तो इसलिए जो है वो इस बात का इम्कान तो कम है, लेकिन ज़ाहिर है उनको तकलीफ इस बात की बहुत है और ये जो है वो उन्होंने एक अपनी पॉलिसी बना ली है कि जब भी भारत में कोई अटैक होगा तो पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करने का उन्होंने एक ये मामला ले जाते हैं। तो मामला ये है कि भारत के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करती है, उसमें कश्मीर भी है। तो जब ये आप अपने लोगों को ठीक तरह ट्रीट नहीं करेंगे और उनके अंदर जो है वो उनको उनके जो राइट्स जो है वो सल्ब किए जाएंगे तो फिर कोई ना कोई उसका जो है वो रिएक्शन आपको नज़र तो आएगा। अब आपकी ख्वाहिश ये है कि आप जो मर्जी करें, आप अपने मुल्क में भी आग लगाएं, अपने पड़ोसियों के मुल्कों में भी आग लगाएं, मगर आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। ये इनकी होम ग्रोन मूवमेंट्स हैं और उनकी जो मामलात हैं ये उसका बदला हमसे लेना चाहते हैं। सही। अच्छा, ये सब कहा जा रहा है कि भारत में क्योंकि बिहार के अंदर अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं तो मोदी सरकार ने ये एक पॉलिटिकल तरीके से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इसीलिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, क्योंकि भारत के अंदर से भी अब ये आवाज़ें हम देख रहे हैं कि आ रही हैं और सवाल उठ रहे हैं मोदी सरकार पर। देखिए, ये है तो सारा पॉलिटिकल स्टंट ही, और ये कमाल ये है इस पॉलिटिकल स्टंट का कि ये बेशक इस तरह का कोई स्टंट करते हैं और उसमें इनको मार भी पड़ती है, जैसे इनको ऑपरेशन से रिटॉर्ट में पड़ी थी, मगर ये इनकी अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए इनकी आबादी जो है वो इनकी झूठी कहानियों में, वो जो सिनेमा में और मीडिया बताता है उस पर यकीन कर लेते हैं। तो ये इसीलिए ये इनकी कामयाबी रही है कि इनको, हालांकि 2019 में भी इनके साथ बुरा हुआ, इससे भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो ये बेसिकली अपनी लोकल कंजम्पशन को, जो अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन है उसको देख के जो ये मामले को लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनको कोई ऐसा वीकनेस पाकिस्तान के अंदर नजर आया है, वरना ये अभी तक कर चुके होते। अब तो देखें ना, 4 दिन से भी ज्यादा हो गए। तो इनको कोई कहीं पे, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी वीकनेस नजर नहीं आई। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो यूनाइटेड है। हमारे जो तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट की पार्टियां हैं वो यूनाइटेड है कि पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है इस मुश्किल वक्त में।
और इंशाल्लाह पूरी कौम अपने मुल्क का दिफा करेगी। आपने जो ये कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद है, पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं बात करूंगी, कौम तो ऑफ कोर्स मुत्तहिद है और इस पूरे इशू के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के जब भी कोई मामला आता है सब यकजबान होकर ही बात करते हैं। लेकिन इस सब में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन की जमात को हैं, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप भी अपना मौक़िफ़ इस पर पेश करें। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बाकायदा तौर पर ये कहा और मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि वो ये समझते हैं कि हमने जो ऑफ़र दी है, जो पेशकश की है किसी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की, उससे ऐसा लगेगा कि जैसे हम बैकफुट पे हैं, क्योंकि इल्ज़ाम भारत ने लगाया है, सबूत भी वही सामने लेकर आए कि वो क्यों हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने जो करारदाद पास की है यूनाइटेड नेशंस में, उसके अंदर तो हमने ये भी लिखवा दिया है कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है और उसके ऊपर जो है उधर ये मामला हुआ है और वो करारदाद वहाँ पे पास भी हो गई है। तो ये तो एक कामयाबी है सिफारती तौर पे। मगर अगर आपने उसके अंदर से कोई चीज़ निकालनी है, देखें हर मामले से आप कोई ऐसी एंगल निकाल सकते हैं जो आप कहेंगे जी इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था। बात ये है कि हमें सिफारती तौर पे कामयाबी हुई है। हमें जो है वो अस्करी तौर पे अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंडिया जो है वो उसने बहुत कोशिश की है, मगर तो कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ से वो हम पे हमला कर सके। कल रात को भी इन्होंने लीपा सेक्टर के ऊपर ये एजेके वाले कुछ और जगहों पे जो इन्होंने हमले भी किए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनको जो है वो रिपेल कर दिया गया। सही। ये उमर अयूब साहब जो हैं वो जो बात कर रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। आप इत्तेफाक नहीं करते? वो तो यहाँ तक गए हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त इतने इंतहाई हालात के अंदर वो नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब और आपकी हुकूमत जो है वो मुल्क को लीड कर सकती है, क्योंकि उनका इल्ज़ाम है कि आप लोग मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, फॉर्म 47 से आए हैं। लिहाजा उनकी डिमांड है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि कौम उनके पीछे खड़ी है। नहीं देखें, ये तो अगर फॉर्म 47 की हुकूमत है तो जब 2019 में स्विफ्ट रिटॉर्ट हो रहा था तब भी फॉर्म 47 की हुकूमत थी। उस वक्त तो इन्होंने जो आरटीएस बिठा के खुद आगे थे, तो उसको कहते हैं उस पर बात ना करो। वो बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था और आगे सारे इलेक्शन जो है वो जहाँ पे हार गए हैं तो कहते हैं कि फॉर्म 47 है। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को अपने इस बचपने से आगे आ जाना चाहिए। अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया इलेक्शन का, इन्होंने अपने बातें करनी करते रहे, मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये गैर संजीदा बातें हैं। अगर आप इस निज़ाम को लेके आए हैं पाकिस्तान में, हाइब्रिड निज़ाम को, आप किस बात की शिकायत आप कर रहे हैं? आप ना लाते ना 2018 में तो आज ये वाले शायद मामला ना होते इस तरह के जिस तरह के भी हैं। नहीं तो फिर आप तो ये मान रहे हैं सैयद साहब, इससे तो ये लगता है कि आप मान रहे हैं कि हाँ ये हाइब्रिड निज़ाम है, वो लेकर आए और आप इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं, हाइब्रिड निज़ाम ही है ना। ये जब मुल्क में कोई निज़ाम आ जाता है तो वो फिर तब्दील ओवरनाइट नहीं होता, उसको तब्दील करने में टाइम लगता है। तो ये भी इस वक्त तो हाइब्रिड निज़ाम ही है। तो हाइब्रिड निज़ाम के अंदर सिविलियन हुकूमत के पास कितने इख्तियारात होते हैं? नहीं, बस इनसे ज़्यादा इख्तियारात हैं जितने इनके पास थे, उससे ज़्यादा ही है हमारे पास इख्तियारात। उतने ही हैं या उससे कम है? उससे ज़्यादा ही है। उससे ज़्यादा है जितने पीटीआई के पास है उससे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो सैयद साहब ये बताइए, क्योंकि ये मामलात ज़ाहिर है इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के हैं, आप नहीं समझते कि डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर ये ज़रूरी है कि तमाम तर जो सियासी इंस्टेबिलिटी है या फिर जो चपखलिश है, आपस में मुलाकातें नहीं हैं, उस सब को कम से कम इस्तवार किया जाए ताकि एकदम एक मुत्तहिद कौम की तरह सामने आए, और इसीलिए वो ये समझते हैं कि इस अहम इशू पर इमरान खान साहब को भी लूप में लेना चाहिए। देखिए, बात ये है कि जब 2019 में ये भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था बालाकोट में, तो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग बतौर वजीर आज़म इमरान खान साहब ने बुलाई थी, उसमें सारी अपोजिशन आई थी और वो खुद नहीं आए थे। और ये खाली एक दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा हुआ इनके 4 साल के टेन्योर में कि ये अपोजिशन को बुलाते थे और फिर खुद ही जो है वो उस मीटिंग में नहीं जाते थे। इनको बल्कि इस तरह भी हुआ कि साथ वाले कमरे में लाके बिठा के जनरल बाजवा, जनरल फैज समझाते रहे कि आप आ जाइए, फिर भी नहीं आए। तो भाई जब आप उस वक्त नहीं आए तो अभी आपको ला के क्या करना है? अगर आप वाकई नेशनल लेवल के लीडर हैं और आपको पाकिस्तान की फिक्र है तो आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो कन्विक्शन है उसको पूरा करें और आप कानूनी तरीके से बाहर आए। ये जो आप शॉर्टकट के चक्कर में इनके पीछे ना रहे। सही। सर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो मामलात हैं इस वक्त, इस पे ये भी एक तनकीद हो रही है कि नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार के वजीर आज़म रह चुके हैं, एक इंतहाई अहम लीडर हैं पाकिस्तान के, उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। ये देखें, बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है
उनके भाई की वज़ीर आज़म है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई है। बेशक। ये हुकूमत जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब के वोटों पे ही चल रही है। तो वो जो सारे वज़रा हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। तो फिर हर बात में ज़रूरी तो नहीं है कि मियां साहब को खुद स्टेटमेंट देनी हो, जो बाकी लोग हैं पूरी टीम मौजूद है वो तो स्टेटमेंट्स दे रही है। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके भाई की हुकूमत है, उनके वोटों से ये हुकूमत बनी है। आप कहते हैं वोट बैंक PMLN का सब नवाज शरीफ साहब का है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का क्या स्टेटमेंट बनता नहीं था? लोग तवक्को रखते हैं। देखिए जब जरूरत होगी मियां नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट देने की तो वो जरूर देंगे। अभी वो खामोशी को ही तरजीह दे रहे हैं। जी, ऐसे ही है। ठीक है, ये बताइएगा सेंटर साहब कि क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है, अभी तक जो भी हमने ज़ाहिर इकदाम लिए हैं वो हम पे इल्ज़ाम लगाया गया भारत की जानिब से। पहले उन्होंने यकतरफा फैसले किए जिसके जवाबी फैसले हमने किए हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए अगर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि सब ये कहते हैं हमारी कमज़ोर मईशत है और यूजली सबसे ज़्यादा हम पर ही दबाव डाला जाता है जो फिर हमसे कम होते हैं, बट इस मामले पर मैं जानना चाहती हूँ कि हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखिए पहली बात तो ये है कि जंगें होती हैं ना, ये इसमें ज़ाहिर है बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, बड़ी प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत सारी दुनिया में मिसालें मौजूद है कि बड़ी कमज़ोर और ना होने के बराबर मईशतों ने बड़ी बड़ी ताकतों को हरा दिया। अब आप मिसाल के तौर पर यमन ही को ले लें और वो देख लें वहाँ पे हालांकि क्या नहीं किया, लेकिन वो फिर भी अभी भी लड़ रहे हैं। तो ये जब लड़ाई आपके सर के ऊपर आ जाए तो फिर आपके ऑप्शन कोई नहीं होता कि आप कहें कि जी इकॉनमी भी ठीक होती, ये भी ठीक होता, वो भी होता, तो फिर हम लड़ लेंगे। भई अगर आपके दुश्मन ने आपके ऊपर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया है तो आपके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि आप अपने मुल्क का दिफा करें और आप उसको जो आप कर सकते हैं आप करें उसके लिए। जहाँ तक मामले को डिफ्यूज़ करने की बात है, वो ये है कि हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि मामला डिफ्यूज़ हो और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े अच्छा एक स्टेटमेंट कल दिया भी है कि जी किसी ने अगर थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करानी है तो करा ले इसकी, कोई एविडेंस तो दें। वो हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिए उन्होंने इतना बड़ा, हालाँकि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानता है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान भी ये बात जानता है। वो अजीत डोभाल खुद बोल चुका है कि ऑफेंसिव डिफेंस ये है कि पाकिस्तान के अंदर आग लगाओ, बांग्लादेश में आग लगाओ, श्रीलंका में आग लगाओ, अपने और कनाडा में आग लगाओ, अमेरिका में लगाओ, मतलब आप सारी दुनिया में आग लगाओ लेकिन आपको कोई कुछ ना कहे। ये है इनकी पॉलिसी जो इनके रॉ के चीफ है। तो भाई आप बताएं ना कि बलूचिस्तान की जो हुआ है मामला, तो पूरा इनका मीडिया जो है वो कोऑर्डिनेट करके वहां पे जो है मामला कर रहा था। फंडिंग सारी ये खुद मानते हैं हम करते हैं। नेवल ऑफिसर इनका वहां पे कुलभूषण जाधव पकड़ा गया है। सही। तो फिर पीछे रह गया आप इन्वॉल्व हैं हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने के अंदर। लेकिन मुझे एक चीज़ और आप यहाँ बयान कीजिएगा कि वो तो भारत का रवैया हमेशा रहा है, हुकूमत वक्त भी और इससे पहले की हुकूमतें भी ये कहती आई हैं कि बलूचिस्तान में जितना अनरेस्ट है उसके पीछे भारत का हाथ है। हैविंग सेड दैट, मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिफ्यूज रिलेशंस मतलब इस सिचुएशन को करने के लिए पहल क्या भारत को करनी होगी? बिल्कुल जी, भारत तो करनी चाहिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो पहलगाम में मामला हुआ है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए बगैर हमारे सरों पर डाल दिया है। तो ये जब तक इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, इस तरह आप किसी को जो है वो कह भी नहीं सकते कि फिलहाल कोई इन्वॉल्व है, वरना फिर यही लगेगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव कोई और थे। मिसाल के तौर पे सिंतास मुआहदे को कैंसिल करना, इसके लिए इन्होंने सारा तमाशा किया है। तो ये उनको अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चाहिए। सही। उनको चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों के मामलात के अंदर जो है वो बेहतरी करें, मतलब कि आग ना लगाएं। ये ऑफेंसिव डिफेंस जो है इसको बंद करें, वरना ये अगर ऑफेंसिव डिफेंस बंद नहीं होगा ना तो ये फिर हिंदुस्तान के अंदर भी मामला ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आप आग लगाते हो हर जगह तो फिर आपकी वही आग आपके घर भी आ जाती है। सही। इससे बेहतर यही है कि ये अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। अपने ये मोदी साहब बिलखुसूस इंसान के बच्चे बने, ये सबसे बड़े दहशतगर्द हिंदुस्तान के अंदर जो है ना ये मोदी खुद है। ये गुजरात में मुसलमानों का कत्ल इसने किया, आर्टिकल 370 इसने खत्म किया, सबसे ज्यादा इंतशार ये खुद फैलाता है। उसके बाद ये ख्वाहिश है कि कोई कुछ ना कहे, इस तरह नहीं हो सकता। इस पूरे मसले पर ज़ाहिर नेशनल सिक्योरिटी का तो एलामिया आ गया, लेकिन क्या मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का सोचा जा रहा है? देखें, इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सेनेट भी चल रही है एज वी स्पीक, और अगर जरूरत हुई तो इंशाल्लाह फिर हम ज्वाइंट सेशन भी बुला लेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो पाक भारत ताल्लुकात पर बात करेंगे एजाज अहमद चौधरी साहब से।